अगर उनको मेरी निष्पक्षता को लेकर चिंता हो रही होती तो ट्रोल मैं नहीं हो रहा होता, बाकी 50 एंकर हो रहे होते। तो उनको मेरी निष्पक्षता की चिंता नहीं है। उनको चिंता यह है कि जब हमने सबको खत्म कर दिया तो ये कैसे बचा रह गया है। तो वो हताश हैं। मेरे बचे होने के को लेकर या मेरे जैसों के बचे होने को लेकर वो हताश हैं। तो वो गालियां देते हैं, ट्रोल करते हैं। अगर मैं कहूं कि इसका कोई भी असर नहीं होता है तो ये ठीक बात नहीं होगी। अगर असर नहीं होता तो हम कहते भी नहीं। और इसलिए कहते हैं कि इसलिए नहीं कहता कि मैं कोई बहुत बेचैन हो गया हूं इनसे, बल्कि इसलिए भी आपसे बताता हूं। मैं लिखता हूं, मेरे दोस्तों से काफ़ी बहस होती है कि तुम क्यों ये बात पब्लिक में डालते हो। मैं हमेशा कहता हूं कि ये एक एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के तहत हो रहा है, इसलिए पब्लिक में ये बात डालनी चाहिए कि गालियां दी जा रही हैं। बहुत ही वो मारने काटने की गालियां, तर्क वो करना नहीं चाहते हैं। उन्होंने वो बहुत सारे लोग यहीं पे दिखा रहे थे कि एक वकील साहब प्रोफेसर हैं, जानते नहीं मेरे बारे में, लेकिन फोटो लगाए हुए हैं कि एंटी नेशनल है, और अपना स्टूडेंट फॉलो करते होंगे। तो एक तरह से ये एक नेटवर्क बना है कि हम सब के बीच से एक समर्थक बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। जैसे ही आप दर्शक, नागरिक से दर्शक बनते हैं और दर्शक से लॉयल दर्शक बनते हैं, और फिर दर्शक से जैसे ही आप समर्थक में बदलते हैं, फिर आपको सवाल से का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर आप उस पार्टी के लिए झंडा उठा लेते हैं। और यही प्रक्रिया वो ज़्यादा से ज़्यादा वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो खूब गालियां पड़ती हैं, धमकियां पड़ती हैं, इससे ज़िंदगी पर असर पड़ा है। अच्छी बात ये हुई कि घर में बंद रहने के कारण मैं ज़्यादा लिखने लगा हूँ, तो 25,000 शेयर हुआ ना। हाँ, मैंने पूछा ना कि जब न्यूज़ चैनल युद्ध का मंच सजा रहे थे तो आप गांधी जी के नाम पर शांति पुरस्कार लेने चले गए। तो मैं बैठ के पढ़ता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, तो ये अच्छी चीज़ें हुई हैं। परिवार के लोगों पे भी असर तो पड़ता ही है कि जब हम परेशान रहते हैं तो ज़रूर हमारे दोस्तों पे भी असर पड़ता है। और हम कोई लोहे के नहीं बने हुए हैं, डर हमको भी लगता है। और जिसको भी डर नहीं लगता उससे थोड़ा सा बचिए, उससे दूर रहिए। जो भी बात बात पे सीना खोल ले, सीना दिखा दे, दूर रहिए। ऐसे बहादुरी नहीं होती है। हर दिन अपने डर को जीतना ही बहादुरी है। हर दिन अपने आप को बहादुर घोषित करना बहादुरी नहीं है। और वो सारे ट्रोल करने वाले, गालियां देने वाले क्यों अंत में जाकर ये सवाल पूछते हैं कि आप एंटी मोदी क्यों हैं? हम कहाँ एंटी मोदी? हम तो मोदी की मदद करते हैं सवाल पूछ के, ताकि समय पे पता चल जाए। तो बहुत ही खराब हालत है मीनाक्षी। और ये सामान्य, मैं यही सोचता हूं कि आम नागरिक के अंदर जब ये भय बैठता होगा तो वो कितना भयानक होता होगा। मुझे तो फिर भी इसकी आदत हो गई। अगर आपके फोन पे कोई 4 दिनों तक लगातार हजारों की संख्या में फोन और 3,000 से ज्यादा मैसेजेस भेज दे गालियों के, उनको देखना, उनको डिलीट करना, सबको एक बार में नहीं कर सकता क्योंकि पहले के कुछ मैसेजेस बहुत ज़रूरी होते हैं, उसको रखना पड़े, इसलिए आप सबको एक साथ बल्क में डिलीट नहीं कर सकते हैं। उनको डिलीट करने के लिए ही मुझे रोज़ 3-3 घंटे 4-4 घंटे बैठकर ये करना पड़े, तो ये वो काम कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि इसके ज़रिए पब्लिक के बीच में ही पब्लिक को एक दीवार बना दिया है। वो इस लड़ाई में अब सामने नहीं है, वो उपदेशक हैं। 7 दिन तक लड़ाई हो जाए फिर वो कह सकते हैं कि हमारी लड़ाई कश्मीर को लेकर है, कश्मीरी लोगों से नहीं है। वो कह सकते हैं क्योंकि उनको बहुत सारी रैलियां करनी होती तो कुछ ना कुछ कहना है तो कहीं ना कहीं कुछ कह देते हैं वो। तो ये एक व्यवस्था बनी है जिसको उन्होंने लेजिटिमाइज किया, या उनकी पार्टी की पॉलिटिक्स ने लेजिटिमाइज किया है। ये अब 5 साल के बाद अगर आप नहीं देख पाएंगे तो कब देख पाएंगे? ज्यादातर ट्रोल करने वालों को वो क्यों फॉलो करते हुए नजर आते हैं? और वही सिर्फ ट्रोलिंग की बात नहीं है, उनके पार्टी के जो नेता हैं, जो आईटी सेल के जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैसेजेस चलते हैं, सबकी भाषा एंकर से लेके वहां तक एक हो गई है और वो सब एक दिशा में जाती हुई दिख रही है।
तो हम लोग सोशल साइंटिस्ट भी हो गए हैं, देखते देखते तो समझ में तो आती है ना बात की ये बात आ कहाँ से रही है और जा कहाँ से रही है। तो बहुत ख़राब है, इसको रोज़ झेलना, गालियाँ बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में झेलना। हम सब अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, सिर्फ उन्हीं की माँ नहीं है कि जो जाके बैंक में लाइन लगा के फ़ोटो खिंचवा लें। मेरी भी माँ है और मैं भी अपनी माँ की बड़ी इज्जत करता हूँ। न्यूज़ रूम की आप आलोचना करते रहे हैं, पर मीडिया का जो एक तबका है जो जिस तरीके की हरकतें कर रहा है सब वाकिफ हैं। नहीं, वो एक तबका नहीं है, वो बड़ा तबका है। जी, बहुत 900 चैनल हैं इस देश में। हम तो 2 ही 4 चैनल को जानते हैं, पर ये काम कई 100 चैनलों से हो रहा है। पर मीडिया में खुद को इवैल्यूएट करने की, अपना खुद का आकलन करने की कोई ऐसी रिवाज नहीं रही है। ऐसे में आप किसी कॉन्क्लेव में जाते हैं, किसी संगोष्ठी में जाते हैं, वहाँ बड़ी नैतिकता की बातें होती है। वही संपादक जो न्यूज रूम में ऊप्स मूवमेंट और तैमूर डेस्क बनवा रहे हैं, ऐसे लोगों से मैं थोड़ा दूर रहने लगा हूँ आजकल। जी, मेरा सवाल यही है कि ये जो नैतिकता है, ये जो आदर्श है, ये सिर्फ संगोष्ठियों और कॉन्क्लेव में क्यों है, न्यूज रूम में क्यों नहीं है? नहीं रहेगा, क्योंकि यही तो, अगर वो उन्हें पता है कि वो न्यूज़ रूम में कुछ बातें कहनी है, सबके पास एक भीड़ है ना, तो उनके भी कार्ड बढ़ जाते हैं, लोग आ जाते हैं, तो वो सोचते हैं वो जो बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं। लेकिन अपना इवैल्यूएशन ही नहीं होगा। ये जो देखिए आप हिंदी के अखबारों के संपादकों का हाल देख लीजिए। हम न्यूज़ एंकरों की तो आलोचना होती है, उनके एडिटोरियल देखिए कितने ख़राब हो गए। और यही नहीं, कैसे पत्रकारिता को ख़त्म किया जा रहा है। मैं एक हिंदुस्तान अखबार देख रहा था कि 80-85 खबरों में कोई मुश्किल से 10-12 बाईलाइन भी नहीं है, जबकि वो बहुत बड़ा अखबार है। कुछ अखबारों में संपादकीय भी आना बंद हो चुके हैं। तो कैसे लिखेंगे? नाम से तो लिखने से अच्छा है, झमेला लेने से तो नहीं। आज छपते हैं वैसे, लेकिन वो पत्रकारों के नाम तक नहीं है। तो जर्नलिस्ट को भी फेसलेस बनाना है और जो न्यूज़ रिपोर्ट है उसको भी इंफॉर्मेशन लेस बनाना है। अभी तक जो आप अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ने से पढ़ना नहीं आ जाता है। ज़रा ध्यान से एक एक न्यूज़ आइटम को पढ़िए, तब आपको ये खेल पता चलेगा। ये मेरा मसला नहीं है, ना तो ये आरफा खानम शेरवानी का मसला है, ये इंस्टीट्यूशनल मामला है। और व्यक्तियों का, 2-4 व्यक्तियों का होना भी बहुत दुखद है। क्यों 2-4 व्यक्ति होने चाहिए जो अपने व्यक्तिगत तौर पे कर रहे हैं, या क्यों 2-4 वेबसाइट होनी चाहिए? 900 न्यूज़ चैनल हैं। आज आप एक भी न्यूज़ चैनल का नाम नहीं ले सकते कि ये जर्नलिज्म कर रहा है। तो काहे के लिए आपके घर में है? तो अंदर नहीं है। जो हमारे प्रेस की जो बॉडीज़ हैं, जो बनी हुई हैं संस्थाएं हैं, वो बहुत काम की नहीं हैं, बहुत काम की नहीं हैं। उनमें भी वही सब लोग हैं, और जो लोग भी होंगे तो क्या कर लेंगे? वो एक निंदा कर देते हैं, कंडेम कर देते हैं, वो ट्विटर पे आ जाता है, वो चलता फिरता कहीं गायब हो जाता है। लेकिन स्थितियां वैसे ही बनी रहती हैं। उनके ये कह देने से कि बरखा दत्त को, रोहिणी सिंह को, आरफा खानम को, मुझे अभिसार को ट्रोल किया जा रहा है, ये ठीक नहीं, हम इसका विरोध करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि फर्क आपको नहीं पड़ रहा है, लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। और लोगों को फर्क नहीं पड़ना ही कई बार मुझे लगता है कि ये इस बात का प्रमाण है कि जो इन न्यूज़ चैनलों पर दिख रहा है वो शायद हिंदुस्तान में हो गया है। भारतीयों को यथास्थितिवादी कहा जाता था और ये सब दिखाई पड़ रहा है कि वो यथास्थिति में खुश हैं। अजीब तरह का, मतलब ये स्टेटस को तो नहीं है, क्योंकि जो हमने बुनियाद कायम की थी उसका रेफरेंस पॉइंट बदला, उसको पूरा ध्वस्त किया इन चैनलों ने। अब आप देखिए कि वो कहाँ से कोई सवाल पूछ रहे हैं, है ना। तो अगर आप देखें तो ये एक पुराना स्टेटस को था वो ध्वस्त हो गया है। एक नई चीज़ इन्होंने बनाई तो ज़रूर है, और जिसमें जो अमर्यादा है, जो अनैतिकता है, उसको प्रतिष्ठित किया है। जो पहले से चली आ रही थी उसको स्थापित किया है, प्रतिष्ठापित किया है। तो जो अमर्यादाएं हैं, जो अनैतिकताएं हैं, उनको नैतिक बनाया है, उनको मर्यादित किया है। ये काम तो इन्होंने किया ही है कि अब आप चैनलों पर आकर देखिए। एक चैनल पे मैं देख रहा था कि 2 आर्मी के सज्जन रिटायर्ड जानकार बैठे हैं, और बगल में एक प्रवक्ता कह रहा तेरा नेता लुच्चा है, तेरा नेता लुच्चा है, और ये लुच्चा है, वो लुच्चा चल रहा था उसमें। मैं ये सोच रहा था कि अच्छे भले लोग भी जाकर इस गंदगी को क्यों लेजिटिमाइज कर रहे हैं? वो क्यों जाते हैं? हिंदुस्तान की आर्मी जेंटलमैन आर्मी कही जाती है, वो क्यों ऐसे एंकरों के बगल में बैठते हैं? क्या उनको भी लगने लगा है कि देश में उनसे ज़्यादा ये नेशनलिस्ट, ये न्यूज़ एंकर हो गया है?
उनको देखना चाहिए कि किस तरह से वहाँ पर नचवाया जा रहा है, गालियाँ दी जा रही हैं। हमारे जो रिटायर्ड सोल्जर हैं, बड़ा रिस्पेक्ट है उनके लिए, उनके नॉलेज के लिए। वहाँ वो कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ उनके प्रेजेंस को लेकर ये न्यूज़ चैनल अपने आप को लेजिटिमाइज करते हैं, अपने एजेंडा को, कि हमारे साथ आर्मी के ऑफिसर बैठे हैं और वो दूसरों को पूछता है कि तेंदुलकर या कोई नसीरुद्दीन शाह एंटी नेशनल है। मैं इन सेना के बेहतरीन अफसरों से गुजारिश करता हूँ कि आप प्लीज़, आप हमारे लोकतंत्र के सबसे मजबूत प्रहरी हैं, आप अपने अनुभव और ज्ञान का इस्तेमाल इन बंदरों के जरिए लोकतंत्र के खात्मे में साथ मत दीजिए, वरना 10 साल बाद जब कोई YouTube में जाकर देखेगा तो आप नजर आएंगे कि आप वहां पर बैठे हुए थे, क्योंकि वो ये नहीं बोल पाते कि तुम कैसे बोल सकते हो। मैं हूं, मैं जानता हूं, मैं आर्मी मैन हूं, मैं जानता हूं जान की कीमत क्या होती है, शहादत की कीमत क्या होती है। जब गोली चलती है तो हमारे घरों के भीतर कितनी गोलियां चलती हैं। तो हमारे जेंटलमैन आर्मी के जो जितने भी रिटायर्ड अफसरान हैं, उनको ये बात समझना चाहिए कि एंकर उनकी मौजूदगी का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लीज़ वो ऐसा ना होने दें। उनका नॉलेज बहुत कीमती है, बहुत ज़रूरी है कि डिफेंस के स्ट्रेटजी को हम पब्लिक के तौर पर समझने के लिए, उनके अनुभवों को जानने के लिए, वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी लोग हैं। लेकिन उनको बिठाकर भाषा की मर्यादा टूटे, जो खुद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं की, अपनी कमांड के यूनिट में कभी नहीं होने दिया, और अब जाकर एक शाम बिताने के लिए आप बैठे हैं जहां पर उस तरह का प्रोपेगेंडा एजेंडा चल रहा है। आपने जिस सेना को लीड किया उसमें कभी भी आपके दिमाग में ये बात नहीं आई, ना आने दिया आपने कि हम हिंदू मुसलमान अलग हैं, और इन चैनलों पर सारा एजेंडा चल रहा है और आप बैठे हुए नजर आ रहे हैं। मत आइए। अगर सेना से रिटायर हो गए हैं तो इन न्यूज़ चैनलों से भी रिटायर हो जाइए, छोड़ दीजिए इनको छोड़िए आप। हमारे पास यही एक लोकतांत्रिक तरीका बचा है कि आप इनको छोड़ दीजिए, वरना ये हम सबको छोड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे ये लोग। हम सब इसी सड़क पे कहीं घेर के मार देगा, कोई आपको मार देगा, कोई सुबोध सिंह को मार देगा, कोई अखलाक को मार देगा। मरेंगे वो सब जो चुप हैं। कोई गोली से मरेगा, कोई धक्का मुक्की से मरेगा, और कोई भूख से मरेगा। मरेंगे तो सब। पर अंबानी जी की मानहानि ₹1.25 की होनी चाहिए। हाँ, मेरी भी, प्रधानमंत्री की भी मानहानि ₹1.25 की होनी चाहिए, और राष्ट्रपति की भी मानहानि ₹1.25 की होनी चाहिए। सबकी मानहानि ₹1.25 की मानहानि, एक धनहानि, एक मानहानि, ₹1.25। आप भी नारे बना रहे हैं आज। हाँ, तो यही समझा रहा हूं उनको। तो जनता ज्यादा समझती है। नहीं, ये बात नहीं है। हमको ये बात समझना है कि ये जो नारों की शक्ल में बातें कही जाती हैं, बहुत ज़्यादा इनसे प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। वो पॉलिटिक्स में लोग अपने आप को कम्युनिकेट करने के लिए कहते हैं, लेकिन आप सिटीजन हैं, अपनी नागरिकता को बचाइए। बहुत सारी चीज़ों को जानने की कोशिश कीजिए। थोड़ा 1 घंटा ज़िंदगी में निकालिए, हफ्ते में कम से कम, कि जब बैठ के आप गंभीर रूप से उन्हीं समाचार पत्रों का, घटनाओं का विश्लेषण करें। आप अपने तौर पे, आप जो इस टीवी के ज़रिए बाहर भी सुन रहे हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूँ कि वो भी एक तरह से वो मेहनत करें। लोकतंत्र में मैं हमेशा एक बात को, इस प्राइम टाइम को करते हुए समझा हूँ, जो पहले मैं नहीं समझता था। मैं यही समझता हूँ कि लोकतंत्र में नागरिक होना, मेरे नज़र में IIT का इम्तहान सबसे मुश्किल था, क्योंकि मैं मैथ्स में सबसे ज़्यादा कमज़ोर था। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि लोकतंत्र में नागरिक होना IIT के इम्तहान की तैयारी से भी मुश्किल काम है। ये फोकट का काम नहीं है। तो बहुत मेहनत कीजिए, और बहुत मेहनत से संस्थाओं में भागीदारी कीजिए। जो संस्थाएं खड़ी हो रही हैं, आप उनको सपोर्ट कीजिए। आप याद रखिएगा कि जिस दौर में लोग इतिहास मिटा रहे हैं, उसी दौर में आप वो हैं जो इतिहास बना रहे हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।